जोरदार स्वागत है आपका टीचर प्लानिंग पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। और आप सभी भविष्य के शिक्षकों को मेरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज का जो हमारा मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीडीपी पेडागोजी सुपर सीरीज 7 है ये। यदि आपने पार्ट 1 से लेकर 6 तक न देखा हो तो चैनल पे सीडीपी सुपर सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे आप जाइए और सारी की सारी वीडियोज़ को देखिए, क्योंकि जो उसमें क्वेश्चंस लिए गए हैं वो बिल्कुल सीटेड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। उसे देखने और समझने के बाद आपको लगेगा कि नहीं, आज हमने कुछ बेहतर सीखा है और बढ़िया सीखा है। तो कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और अपनी तैयारी को दें एक बेहतर विकल्प, क्योंकि यहाँ बात होती है सिर्फ और सिर्फ शिक्षक भर्ती की और आपको लेनी है गवर्नमेंट सरकारी सीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बेहद इंपॉर्टेंट क्लास। आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा ताकि आपकी जो समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, बिल्कुल बेहतर बन सके और पहले ही बार में आप सीटेट को क्रैक कर जाओ, वो भी बेहतर नंबर के साथ। तो देखिए, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यानी प्रश्न संख्या 1 है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी। यानी बात क्या हो रही है प्रतिभाशाली विद्यार्थी की। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं, स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं या फिर अपनी आवश्यकता को दृढ़तापूर्वक नहीं कर पाते हैं, अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं या फिर शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। देखिए, बात हो रही है प्रतिभाशाली विद्यार्थी की। तो जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं वो अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो अपने फैसले में क्या होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, यानी वो खुद से फैसले लेते हैं। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। यानी कि यहाँ पे सीधे सीधे ये पूछा जा रहा है कि वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है उसका उद्देश्य मेनली क्या है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता न करना, बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिसकी बुद्धि लब्धि उनके बुद्धि लब्धि से कम है, सहयोगात्मक समस्या समाधान, या फिर प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य। देखिए, जो वाइगोत्स्की साहब हैं उन्होंने जो थियरी जो सिद्धांत दिया था उसका निहितार्थ क्या है, सहयोगात्मक समस्या समाधान है। ठीक है, देखिए, जो थियरीज होती हैं उनका जो निहितार्थ होता है, उनका जो अर्थ होता है, उससे भी क्वेश्चन पक्का सीटेट एग्जाम में बनते ही बनते हैं। सो वीडियो में वो सब कुछ ऐड किए रहता हूँ जितना संभव हो सके आपको चीज़ें बेहतर लगे और आप कि जो समझ वो बेहतर हो सके, और जो सीटेट का एग्जाम है आगामी, उसमें आप बेहतर नंबर के साथ पहली बार में क्रैक कर जाओ और आगामी शिक्षक पात्रता परीक्षा में अपनी एक जगह ले सको, वो भी सरकारी शिक्षक के रूप में। देखिए, जो प्रश्न संख्या 3 है, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक है। देखिए, बात क्या हो रही है, बात हो रही है वंचित बच्चों की शिक्षा की, यानी कि वंचित बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दी जाए कि वो चीज़ों को बेहतर ढंग से सीख सके। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानूनन दंडनीय अपराध बनाया जाए, विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों में बच्चों को लेकर आए, बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपए देना, फिर आवासीय विद्यालय खोलना। देखिए, वंचित बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आवासीय विद्यालय खोलना। देखिए, आवासीय विद्यालय खोलने से क्या होता है, देखिए इसके नाम से स्पष्ट है, आवासीय विद्यालय, यानी बच्चे वहां पर रहकर चीजों को सीखते हैं। जैसे कोई बच्चा वंचित है, वो उसे शिक्षा ग्रहण करने में या फिर एजुकेशन लेने में कोई समस्या है, समस्या कैसी भी हो सकती है, वो पर्सनल भी हो सकती है या फिर व्यक्तिगत रूप से हो सकती है, सामाजिक हो सकती है, उसके मम्मी पापा की समस्या हो सकती है। तो जो वंचित बच्चे, उनके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय यही है कि उनके लिए आवासीय जो विद्यालय है वो खोले जाए और उनको उचित शिक्षा प्रदान की जाए, जिससे वो शिक्षा से वंचित न रह सके। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। देखिए, लिंग भेदभाव, लिंगानुभाव, लिंग पूर्वानुग्रह, इससे क्वेश्चन पक्का एग्जाम में 2 से 3 आते हैं। इसलिए सारे जो टाइप्स के लिंग भेदभाव होते हैं मैं अपने वीडियो में सभी के सभी ऐड करता हूं, ताकि आपकी जो समझ हो बेहतर बन सके और आप पहली बार में जो सीटेट का लेवल है उसको बिल्कुल समझ पाओ और बेहतर नंबर के साथ, अच्छा स्कोर के साथ आप सीटेट क्रैक कर जाओ। और साथ ही साथ सीडीपी में तो बिल्कुल 30 आउट ऑफ 30 होने चाहिए। देखिए, बात क्या हो रही है, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है। तो इसमें देखिए ऑप्शंस क्या दिए गए हैं, पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना, विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करवाना, संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन, या फिर शिक्षक द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। देखिए, जो इसमें ऑप्शन डी है, यानी शिक्षक द्वारा उसके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहार का अभिसंज्ञान क्या है, ये सबसे बेहतर तरीका है किसी भी विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका है। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु
अच्छी है। देखिए बात क्या हो रही है, प्राथमिक लेवल की बात हो रही है कि जो प्राथमिक लेवल में जब कोई अध्यापक या फिर हम किसी बच्चे को पहली अवस्था में यानी कि सबसे प्रारंभ की पढ़ाई स्टार्ट कराते हैं तो हमें कैसे स्टार्ट करानी चाहिए। देखिए इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं, मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय। देखिए नर्सरी या प्राथमिक कक्षा से शुरुआत करने के लिए जो मेरा परिवार विषय वस्तु है ये सबसे अच्छी होती है। देखिए जो मेरा परिवार से क्या मतलब हो गया कि बच्चे को पारिवारिक माहौल के हिसाब से चीज़ों को सिखाना, बताना, ताकि वो चीज़ों को अच्छे ढंग से समझ पाए। तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए बिल्कुल कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर, शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं यह व्यक्ति विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है, यहाँ पे विभिन्नता होगी। और जो ऑप्शन बी है यह हंसियाकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है, यह सार्वभौमिक धारणा को सुनिश्चित करता है, या फिर यह हाथ के लिए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है। देखिए बात क्या हो रही है, बात हो रही है निष्पादन शैक्षणिक क्षेत्र की। तो इसमें क्या होगा कि यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट है। और जो क्वेश्चन नंबर 7 है, शिक्षक के अलावा निम्नलिखित सभी कार्य को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। देखिए बात क्या रही है, मान लीजिए क्लासरूम है, उसमें एक शिक्षक है, तो वो बच्चे को समस्या समाधान की जो प्रक्रिया होती है उसको रुचिकर बनाना चाहते हैं, रोचक बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए। तो देखिए इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहा हो तो उसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना। और जो ऑप्शन बी है, मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने, मुक्त खेल के लिए समस्या देने, या फिर सृजनात्मकता चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने। देखिए बच्चा कोई काम कर रहा है कक्षा अध्यापक के सामने या फिर विद्यालय स्कूल में अपने क्लासरूम में, तो क्या होगा कि अध्यापक की चाहिए कि जब बच्चा स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहा है तो उसकी परिपूर्णता की अपेक्षा वो न करे। यानी कि एक अध्यापक को ये मान लेना चाहिए कि जरूरी नहीं कि बच्चा जो कार्य कर रहा है या अपने रुचि के हिसाब से जो वो काम कर रहा है वो उसमें बिल्कुल परिपूर्ण हो या फिर अच्छा रिजल्ट देगा। यानी कि यह जो चीज़ है वो एक शिक्षक के लिए बिल्कुल समस्या समाधान प्रक्रिया को रोचक या मजेदार बना सकती है एक बच्चे के लिए। आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ रहे होंगे। देखिए आपको आंसर कैसे देने हैं, आपको प्राथमिक बच्चे के जो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको बिल्कुल प्राइमरी लेवल के बच्चे को अपने माइंड में रख के सोचना है कि इस परिस्थिति में एक शिक्षक बच्चे के लिए क्या करेगा, या फिर एक बच्चे को क्या करना चाहिए परिस्थिति या फिर वातावरण के हिसाब से कि वो चीज़ों को अच्छा सीख पाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, सफल समावेशन को लिखित की आवश्यकता होती है सिवाय। देखिए सफल समावेशन की बात हो रही है। देखिए आप क्वेश्चन के टैग वर्ड्स को पकड़ा करिए। देखिए आपने यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे आंसर के लिए टैग वर्ड, बट मैं कहता हूं कि आप क्वेश्चन के लिए टैग वर्ड पकड़ा करिए। देखिए बात कर रही है सफल समावेशन की, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए, पृथक्करण, अभिभावकों की भागीदारी, क्षमता संवर्धन, या फिर संवेदनशील बनना। तो देखिए सफल समावेशन क्या होता है, पृथक्करण को छोड़कर बाकी जो उपाय है बिल्कुल करेक्ट है। देखिए सफल समावेशन किसको कहते हैं, अभिभावकों की भागीदारी, क्षमता संवर्धन और संवेदनशील बनना क्या है, सफल समावेशन की लिखित, यानी कि इन चीजों को लिखित आवश्यकता होती है सफल समावेशन के लिए, बट जो पृथक्करण है इसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती। और जो क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। देखिए समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है, यानी कि वह कौन सा, इसमें स्टेटमेंट आपको बताने का वह कौन सा कथन है जो यह दिखा रहा है कि उसके अंदर समस्या जो रूपी चिन्ह विद्यमान है। देखिए इसी ऑप्शन बिल्कुल केयरफुल्ली पढ़िएगा। सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है। समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होती है। समस्या कथन में संकेत निहितार्थित रूप से दिया जाता है, या फिर समस्या मौलिक होती है। देखिए जो इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल 110% करेक्ट है। देखिए समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया जाता है, यानी जो समस्यात्मक कथन होते हैं उसमें आंसर कहीं ना कहीं उसमें छिपे होते हैं। जैसे मान लीजिए आप सब्जेक्ट हिंदी में जब आप गद्यांश को सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर उसी में छिपा होता है, यानी कि समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। और देखिए जो प्रश्न संख्या 9 है,
प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को, देखिए बात क्या हो रही है, क्वेश्चन को पकड़िए, सकारात्मक वातावरण की बात हो रही है कि किस तरह एक अध्यापक को प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण का निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या आवश्यकता होती है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, समूह गतिविधियों के दौरान समाज नीति के आधार पर उन्हें समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए, सकारात्मक अंत वाली कहानियां सुननी चाहिए, सुबह प्रत्येक बच्चे को अभिवादन करना चाहिए या फिर विभेद नहीं करना चाहिए, और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। देखिए इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट है। देखिए एक सकारात्मक वातावरण के लिए शिक्षक को क्या चाहिए कि वो बच्चों में विभेद नहीं करे और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए, ताकि बच्चा बेहतर ढंग से क्लासरूम में सीख सके और जो उसका ज्ञान हो अच्छा और बेटर हो सके। सो कहना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और ऐसी बेहतरीन वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस कर लें। देखिए आप एक भव्य शिक्षक बनने वाले हैं, सो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि एक शिक्षक का काम होता है कि ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना। देखिए जो टीचर होता है वो समाज का हीरो होता है। सो यदि आपको मेरा प्रयास पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 पे। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। देखिए स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट से जो क्वेश्चन होते हैं स्टेटमेंट से वो पक्का बनते हैं, यानी एक तरफ तो फेमस जो साइकोलॉजिस्ट रहते हैं, दूसरी तरफ उनका स्टेटमेंट रहता है, तो इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। यानी कि क्वेश्चन किसी भी तरह बने, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चीज़ें मैं बिल्कुल पानी की तरह क्लियर बताता हूँ, ताकि आपका जो सीटेट है पहली बार में क्रैक हो जाए और आगामी जो शिक्षक पात्रता परीक्षा उसमें आप पूर्ण रूप से चयनित हो सके और एक सरकारी शिक्षक बन सके। और सीटेट तो बिल्कुल क्रैक करना ही करना है, वो भी बेहतर नंबर के साथ। तो जुड़िए हमारे चैनल के साथ। देखिए बात क्या हो रही है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है। पियाजे, वुडवर्थ, वैलेंटाइन, रॉस। देखिए संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है, यह कथन है वुडवर्थ भाई साहब का। ठीक है, आई होप यहां तक क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए बच्चे जो त्रुटि करते हैं उसके संबंध में कथन पूछा जा रहा है, बच्चों की त्रुटियों के विषय में। देखिए आप क्वेश्चन के टैग वर्ड्स को पकड़ा करिए। एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा क्या है, प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के थकाने वाला होगा, बिल्कुल करेक्ट नहीं है। और जो तीसरा ऑप्शन है, स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटि को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत सुधारना नहीं चाहिए। तो बचा ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षा की व्यवस्था असफल है। यानी कि जब एक बच्चा त्रुटि का मेन कारण क्या है, जब एक बच्चा कक्षाओं में त्रुटि करता है और अध्यापक उसकी त्रुटि को सुधार नहीं सकते, तो इसका मेन संकेत क्या है कि जो व्यवस्था है वो असफल है। यानी विद्यालय की जो व्यवस्था है या शिक्षा की जो व्यवस्था है बिल्कुल असफल है। देखिए बच्चे का असफल होना क्या है, शिक्षक की असफल व्यवस्था है। ठीक है, हम इसके किसी अन्य कारणों पे ध्यान नहीं देंगे, हम सीधे बस इसी बात पे ध्यान देंगे कि यदि शिक्षक में त्रुटि है तो वो बच्चे को अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाएगा। इसलिए बच्चे का त्रुटि का मेन कारण क्या होता है, शिक्षा की व्यवस्था का असफल होना। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ऐसे जो लंबे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बिल्कुल स्थिति दी रहेगी आपके सामने, नहीं आपके सामने एक स्थिति दे दी जाएगी और आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। देखिए सीटेट बस आपके माइंड सेट को चेक करता है कि आप इन परिस्थितियों में किस तरह के फैसले ले सकते हैं। सो आपकी जो समझ वो बिल्कुल बेहतर और बढ़िया बनानी है हमारे साथ, क्योंकि हमारे चैनल का मेन मोटो यही है कि आपकी समझ बढ़िया और बेहतर हो सके। तो देखिए क्वेश्चन पढ़िए, बिल्कुल ध्यान से देखिए। जो यानी कि रेखा की बात हो रही, जो एक मैम जी हैं, रेखा जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती हैं। ठीक है, राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती हैं। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्नों के शब्दों को बदलती हैं। रेखा की प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह, ठीक है, यानी कि एक क्लासरूम है, उसमें मैम जी एक बच्ची से सवाल करती हैं, तो बच्ची आंसर नहीं दे पाती, तो वो एक बच्चे से सवाल करती है, तो बच्चा भी सेम कंडीशन में होता है, वो सवालों को सही ढंग से जवाब नहीं देता। तो मैम क्या करती हैं, सवालों के जो उनका सवाल उसे बदलने की कोशिश करती है। तो देखिए इसमें ऑप्शंस क्या दिए गए हैं। अपने सवालों के प्रति थोड़ा घबरा गई हैं, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में गुणवत्ता को बढ़ावा दे रही हैं, राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही हैं, या फिर इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने में योग्य नहीं है। देखिए जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में गुणवत्ता को बढ़ावा दे रही है। देखिए बात क्या हो रही है, देखिए जब उन्होंने बच्ची यानी कि लड़की से सवाल पूछा
तो बच्ची जब सवाल नहीं दे पाई तो उन्होंने एक बच्चे से यानी मोहन से सवाल पूछा, तो मोहन भी सवाल का आंसर नहीं दे पाया, तो मैम ने क्या किया कि सवाल के जो स्तर थे, क्वेश्चन थे, उसको चेंज कर दिया। यानी उन्होंने वहां पे क्या किया, पक्षपात किया। ठीक है, तो हमें स्कूल में विद्यालय में अपने पक्षपात नहीं करना है, लिंग भेदभाव नहीं करना है, बच्चे को बिल्कुल समान अवसर देना है ताकि उनका जो विकास हो वो बढ़िया और बेहतर हो सके। देखिए जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से सर्वाधिक बढ़ावा देगा। देखिए बात क्या हो रही है, एक सशक्त विद्यालय की बात हो रही है और उसमें क्या पूछा जा रहा है कि अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में सर्वाधिक बढ़ावा देगा। यानी कि एक जो सशक्त विद्यालय है उसमें जो शिक्षक हैं तो वो सर्वाधिक बढ़ावा किसको देगा, ये बेसिकली क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, परीक्षण करने की प्रवृत्ति, स्मृति या फिर अनुशासित स्वभाव। देखिए एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति का सर्वाधिक बढ़ावा देगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई पूछा जा रहा है। किसकी, अर्थ की सबसे छोटी इकाई पूछा जा रहा है। स्वनिम, संकेत, प्रयोग, विज्ञान, वाक्य या फिर रूपिम। देखिए भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है, स्वनिम है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। देखिए इसमें भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई पूछी जा रही है। आप क्वेश्चन के बारीकी को समझा करिए मेरे भाई, आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो आंसर आप इजीली सॉल्व कर लोगे। देखिए शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है, बात क्या हो रही है, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं, छात्रों की प्रगति का आकलन, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन या फिर ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। देखिए मूल्यांकन किससे संबंधित है, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए शैक्षिक विकास में मूल्यांकन क्या अर्थ होता है, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। जैसे मान लीजिए किसी विद्यालय में कोई अध्यापक है, कोई शिक्षक जब अपने बच्चों का मूल्यांकन करता है तो वो बेसिकली किन चीज़ों का मूल्यांकन करता है, निरीक्षण करता है, ज्ञान क्षमता का, वो बच्चे के ज्ञान की क्षमता का मूल्यांकन करता है। यानी शैक्षिक विकास में मूल्यांकन क्या अर्थ है, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्वग्राही किशोर या किशोरी अपनी ... के प्रति कठोर होंगे। देखिए बात कर रही है क्या हो रही है, पूर्वाग्राही किशोर या किशोरी। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं, समस्या, जीवन शैली, संप्रत्यय, वास्तविकता। तो देखिए इसमें जो सबसे करेक्ट आंसर है वो है समस्या। यानी कि जो पूर्वग्राही किशोर या किशोरी होते हैं उनके अंदर क्या होता है, समस्याएं आती जाती रहती है, यानी उनके जो अंदर होता है बिल्कुल उथल पुथल मचा रहता है। एक समस्या जाती है, दूसरी समस्या आती है, और बहुत चीज़ों को लेकर बहुत चिंतित होते हैं, चीज़ों को लेकर बहुत सोचते विचार करते हैं, उनके अंदर विचारों का उथल पुथल लगातार मचा रहता है। इसलिए जो पूर्वग्राही किशोर या किशोरी होते हैं उनके अंदर समस्या के प्रति कठोरता होती है। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है, यानी कि नहीं है, नहीं वाले क्वेश्चन आपको भाई देखिए बिल्कुल कंफ्यूज करेंगे। आपने यदि सीटेट प्रीवियस ईयर सॉल्व किए होंगे तो उसमें देखा होगा कि प्रत्येक साल यानी सीटेट का ये ट्रेंड बन गया है, फैशन बन गया है कि वो नहीं वाले क्वेश्चन 3 से 4 हर सेक्शन में रखता है, नहीं चाहे वो पेडागोजी लैंग्वेज की हो, हिंदी की हो, इंग्लिश की हो, ईवीएस हो, मैथ में नहीं वाले क्वेश्चन आपको 2 से 3 पक्का देखने को मिलेंगे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नहीं वाले क्वेश्चन को तो मैं बिल्कुल ट्रिक के साथ आपको बताता हूँ ताकि आप देखते ही मंत्र उसको सॉल्व कर जाओ। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए, नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, बहुविनीत, स्वयं में सीमित, वास्तविकता की स्वीकृति, स्वमूल्यांकन योग्यता। देखिए बात क्या हो रही है, बात हो रही है कि अच्छे गुण मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है, यानी बहुत विनीत, स्वयं में सीमित होना क्या है, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के गुण नहीं है। यानी कि कोई बच्चा बहुत विनीत है और स्वयं में सीमित है, यानी खुद के बारे में बस सोचता है, ज़्यादा एक्टिव नहीं है, तो वो क्या होता है कि अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के गुण नहीं होते हैं। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्व केंद्रित अवस्था होती है, यानी खुद के बारे में सोचने की क्या अवस्था होती है, जन्म से 2 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक, फिर किशोरावस्था में। देखिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 3 से 6 वर्ष में बच्चा क्या होता है, स्व केंद्रित की अवस्था में होता है। या बालक की स्व केंद्रित अवस्था कितने से होती है, 3 से लेकर 6 वर्ष की अवस्था तक होती है। और जो नेक्स्ट एंड लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है किशोरावस्था में, पूर्व किशोरावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से या फिर शैशवावस्था से। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा रहा है, क्वेश्चन का ऑप्शन देखिए, किशोरावस्था में, पूर्व किशोरावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, शैशवावस्था बाल्यावस्था से। तो देखिए माँ बाप के साये से निकलकर अपने साथी बालकों की संगति में रहना पसंद संबंधित है पूर्व किशोरावस्था से। देखिए पूर्व किशोरावस्था में क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो अपने माँ बाप के, मम्मी पापा के परतंत्रता में नहीं रहना चाहते, नहीं, उसे आज़ादी चाहिए होती है, फ्रीडम चाहिए होती है, और वो सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस किसमें फील करता है, अपने संगत में, अपने साथी समूह के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल टीचर प्लानिंग
पॉइंट को सब्सक्राइब कर ले। सजग और सचेत बनिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इसी तरह पढ़ते बढ़ते हंसते और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।